गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पर वापस लौटने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस बार की बरसात ने तो हमें सदियों की याद दिला दी। हमें अच्छी तरह से याद आता है कि हमारे जीवन काल में इतनी अधिक बरसात कभी नहीं हुई है। बरसात होती थी लेकिन इस तरह की बरसात लगातार देखने में नहीं मिली है। आज लगातार 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन तक बारिश ने बिल्कुल भी एक बार भी तार नहीं तोड़ी, यानी कि लगातार बारिश होती रही। अब हमने सोचा कि अब थोड़ा सा कुछ आज राहत मिली है इस बारिश से, अपने बागीचे की देखरेख भी कर लें कि बागीचे के क्या हाल चले हैं और पत्तियों का किस तरह का स्वास्थ्य चला है। पत्तियां तो पेड़ में लगभग ठीक ही है, हालांकि इस बार आमतौर से यह कंप्लेंट है कि पत्तियां बिल्कुल झड़ गई है, और बात भी सही है। जब मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है तो पत्तियां गिरनी शुरू हो जाती है। लेकिन हम इस ईश्वर के शुक्रगुजार है कि हमारे बागीचे में पतझड़ ज़्यादा तौर से नहीं हुआ है। कुछ एक वृक्षों में पतझड़ हुआ है, वो स्वाभाविक भी था क्योंकि इतनी अत्यधिक बारिश होने के कारण नीचे से घास की जो गैस उठती है उस गैस से भी पत्तियां बहुत ज़्यादा झड़ जाती है, और इसके चलते हमारे बड बिल्डिंग का काम रुक जाता है प्लांट्स में। अगर पतझड़ जल्दी हो जाए, हमें पत्तियों को दिस वे दैट वे बचाना होता है। अब क्या करें, हमारे पास स्प्रेज भी लाए हुए हैं जिससे कि हम अपनी पत्तियों को बचा सकें, पौधों की देखरेख कर सकें, पौधों की मेंटेनेंस कर सकें। वो कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अभी हमने ब्लाइटॉक्स करना था, ब्लाइटॉक्स हम करने वाले थे लेकिन ऊपर वाले ने हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी। हम ब्लाइटॉक्स का स्प्रे भी नहीं कर सके, और उसके पश्चात हमने कुछ बड बिल्डर का स्प्रे भी करना था, वो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। जैसे ही कुछ मौसम से निजात मिलती है हमने तुरंत ये स्प्रे वाली कार्रवाई शुरू कर देनी है, जिसे पोस्ट हार्वेस्टिंग एप्पल ऑर्चर्ड मेंटेनेंस कहा जाता है। वो हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन होगा तभी अगर ऊपर वाला हमें कुछ करने के लिए इजाज़त देगा। भरी बरसात के इस मौसम में ज़रा आपसे भी अपने ऑर्चर्ड का टूर करवा ही लेते हैं, आपको अपना बागीचा दिखा लेते हैं कि बरसात में हमारे बगीचे की क्या स्थिति बनी है। जगह जगह पानी के चश्मे उमड़ पड़े हैं। इन चश्मों ने हमारे बागीचे में नदियों का जैसा रूप बना लिया है। बरसात में हमारे बागीचे की क्या स्थिति बनी है, किस तरह से चश्मे जगह जगह उमड़ रहे हैं, और हमारे प्लांट्स में पत्तियों की क्या पोजीशन बनी है, आपको सारा वृत्तांत बताने वाले हैं कि किस किस तरह से हमारे बागीचे की स्थिति हो रही है। दोस्तों, हमारे बागीचे में जो ये जल का चश्मा फूटा है, ये जल स्रोत जो इस बारिश के कारण निकला है, ये कम से कम 6 इंच मोटे पाइप का डाय का पानी है, बल्कि 6 इंच से भी ज़्यादा होगा। इसका बड़ा तेज़ प्रभाव है। इसके लिए जो नाली काटी गई है वो भी कम से कम 2 फुट चौड़ी है। छोटे छोटे 2-2, 2.5 इंच वाले अभी 2-3 और भी चश्मे थे जिसको कि मैं छोड़ करके आ गया हूँ। अब ये इसके अलावा एक और जल का चश्मा है, जल स्रोत है जो हमारे बागीचे में उमड़ पड़ा है। इस बरसात ने वाटर लेवल सारी ज़मीन का एकदम अप कर दिया है, जिससे पानी भकभक होकर के बाहर निकल रहा है। अब ये उमड़ता हुआ दूसरा जल स्रोत है इसी बागीचे में, लगभग 200, 250, 300 मीटर के फासले पर, जिसमें 4 इंच डाय का पानी 4 इंच डाय का पानी बह रहा है। ये भी एक नया जल स्रोत उमड़ करके आया है इसी बारिश के चलते। हालांकि इसका जो पानी है, इन जल स्रोत का पानी, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। जब बारिश का मौसम रहता है तब ये पानी रहता है, और बारिश के मौसम के बाद लगभग 1 महीना ये पानी इसी तरह से बहता रहता है, बंद नहीं होता है। ये आप देख लीजिए, ये दूसरा जल स्रोत है जो कि हमारे बागीचे में उमड़ा है। जल की निकासी आवश्यक है। अगर कहीं पानी रुक गया तो ये हमारे प्लांट्स में रूट रॉट का प्रॉब्लम खड़ा करता है, जिसके चलते पौधों की जड़ों में सड़न गलन पैदा हो जाती है। पौधे खुद ही गलने सड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए बागीचे की देखरेख आजकल बहुत आवश्यक है। खासकर बरसात के मौसम में पानी जमा होने से पौधों को बचाना बड़ा ज़रूरी है। कई पौधों की जड़ें इस पानी के चलते पानी के बीच ही ना सड़ती रहे, इसलिए इसको इस पानी से पौधों को छुड़ाना बड़ा ज़रूरी बन पाता है। बगीचे में जगह जगह नालियाँ बनानी पड़ती हैं ताकि पानी का फ्लो कहीं भी ना रुके। ये जो नाली है, इस तरह से देख लीजिए, ये जो हमारे हेल्पर्स हैं ये लगे हैं नालियों को साफ़ करने, नालियों का निदान करने के लिए, ताकि पानी का प्रभाव कहीं भी ना रुके। अगर कहीं पानी का प्रभाव रुक जाता है, वो ना केवल
पौधों के लिए रूट रॉट की बीमारी लेकर के आता है, बल्कि सॉइल इरोजन का बड़ा खतरा रहता है। पूरे के पूरे खेत ढह जाते हैं, बागीचों से पौधे गिर जाते हैं। इसलिए पानी को एक लगातार रास्ता मिलना ज़रूरी है जिसमें पानी का फ्लो बना रहता है। ये मैं आपको तीसरा वाटर सोर्स दिखा रहा हूँ अपने बागीचे में ही, जो आजकल की बरसात के कारण प्रस्फुटित हुआ है पृथ्वी से। ये तीसरा वाटर सोर्स है। यहाँ ज़्यादा पानी नहीं होगा, यहाँ भी 1.5-2 इंच के करीब डाई का पानी है। ये हमारी टोटल वाटर बॉडी बन गई है कि हमारे बागीचे में पोस्ट हार्वेस्टिंग सबसे पहले क्या ज़रूरी काम था। ये जो हमने प्लांट्स में स्पोर्टर्स लगाए हैं, इनको हटाने का कार्य किया जाना था, क्योंकि ये यथावत खड़े हैं, इनको भी हटाया जाना बाकी था। सेब के तौलिए में जो घास जमी है, इसको भी निकालना ज़रूरी था, लेकिन बरसात ने हमें कुछ भी नहीं करने दिया है। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया, 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन तक लगातार दिन रात बारिश हो रही है। लोगों के पूरे बागीचे ढह गए हैं, लोगों के मकानों को क्षति हो गई है। प्रभु, हम तेरा लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारे बागीचे में तूने किसी तरह का नुकसान नहीं होने दिया है, किसी तरह की क्षति नहीं हुई है। इसके लिए हम ईश्वर का बार बार शुक्रिया अदा करते हैं। अब आप ये देख ही सकते हैं कि बागीचे में अभी सारा काम रुका पड़ा है। अभी थोड़ा सा मौसम से हमें निजात मिली ही है, जैसे कि हमने बागीचे में चहलकदमी शुरू की है। बागीचे में अभी देखिए स्पोर्टर्स सारे निकालने को बाकी है। ये सारे स्पोर्टर, एक प्लांट में कम से कम 18 से 20 स्पोर्टर्स लगे थे। टहनियाँ झुक रही थी, पुराने प्लांट्स थे। ओवर क्रॉप के कारण, बम्पर क्रॉप के कारण प्लांट्स को सपोर्ट देना ज़रूरी था, लेकिन फिर भी प्लांट्स को हम चोटी से नहीं बचा पाए, क्योंकि चोटी से प्लांट्स नीचे को टूटते हुए आए, और टूटने के कारण, इस टूटन के कारण हमें अगले वर्ष के लिए काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है, काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। अभी तो हमसे बागीचे की नालियों का काम ही नहीं पूरा हुआ है। इसके बाद घास निकालना है, इसे स्पोर्टर निकालना है, बगीचे को टोटल नीट एंड क्लीन करना है। नीट एंड क्लीन करने के बाद जब लीफ फॉल होगा, लीफ फॉल के बाद फिर हमारा सर्दियों की मेंटेनेंस का काम शुरू होगा। पोस्ट हार्वेस्टिंग के भी बहुत सारे कार्य शेष पड़े हैं। अगर प्रभु हमें समय देगा तभी पूरा हो पाएगा, नहीं तो हमें नेचर के भरोसे, ऊपर वाले के भरोसे सारा छोड़ना पड़ेगा। अब पत्तियां रुकती है या टिकती है, ये प्रभु के हाथ में है। आइए न अब आपको बागीचे में पानी के जो चश्मे फूटे हैं, जो बरसात के कारण पानी के चश्मे निकले हैं, उसका असली रूप दिखाते हैं कि पृथ्वी से किस तरह से पानी के चश्मे दबादब बग करते हुए बाहर को निकल रहे हैं। वैसा डिलीशियस के ऑर्चर्ड में सबसे बड़ा वाटर सोर्स, ये टेम्परेरी वाटर सोर्स है। इस बरसात के चलते इतना बड़ा वाटर सोर्स निकल आया है, जिसमें कि कम से कम मैं दावा कर रहा था 6 इंच पानी कम से कम होगा। ये देखिए 2 डिफरेंट एंगल से, हमारे 2 डिफरेंट एंगल में 2 डिफरेंट वाटर सोर्सेज से पानी आ रहा है। एक वाटर सोर्स ये है, ये वाला, ये देखिए ये वाटर सोर्स, ये एक ही वाटर सोर्स है, और एक ये वाला वाटर सोर्स है। 2 डिफरेंट एंगल से वाटर आ रहा है, और यही वाटर सोर्स आगे जा कर के बहुत बड़े नाले का रूप ले लेता है, और आगे शालवी खड्ड में मिलता है, और शालवी खड्ड के प्रवाह को ये और तेज़ बना देगा। जिस हिसाब से यहाँ तो इसकी शुरुआत ही है। शुरुआत में ही जब इतना भारी बह रहा है, तो आगे ना जाने कितनी तेज़ी से और कितने विकराल रूप को लेकर के जाएगा। हम आपको बता दें कि इस वर्ष की बरसात ने खासकर हिल रीजन में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाए हैं। सड़कें तहस नहस हो गई हैं, नदियां पूरी उफान पर हैं, लोगों के मकान ढह गए हैं, बागीचों में पेड़ गिर गए हैं। वैसे इस बार की बरसात ने हमारे बागीचे में, वांसर डिलीशियस के ऑर्चर्ड में भी कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाया है। ये देखिए, जो पौधे धराशायी हो गए थे, उनको हम खड़े करते जा रहे हैं। अभी बरसात के मौसम में जड़ें बिल्कुल पानी में मिट्टी के साथ बिल्कुल हिलडुल हुई है, और वो आसानी से खड़े भी हो रहे हैं। हमने ये देखिए इसमें स्पोर्टर, पक्के मजबूत स्पोर्टर लगा दिए है। एक स्पोर्टर ये लगा दिया है, और दूसरा स्पोर्टर ये लगा रहे हैं, ताकि प्लांट इन स्पोर्टर्स के सहारे खड़ा रहे। जब आसमान ठीक हो जाएगा, मौसम शुष्क हो जाएगा, तो ये प्लांट खुद ब खुद खड़े हो जाएंगे, और साथ में स्पोर्टर का सहारा भी मिलता रहेगा। इसके अलावा और भी जो कुछ 2-4 प्लांट गिरे पड़े हैं, उनको भी हम खड़ा करने वाले हैं। अभी के लिए फ़िलहाल हमने ये प्लांट खड़ा कर लिया है, आगे देखते हैं इसका क्या फलसफा रहने वाला है। कि हम जिक्र कर ही रहे थे, इस बार बरसात ने तो ना जाने कौन से जन्मों का हमसे बदला लेना होगा। ये देखिए ना, सामने पूरा का पूरा जीप भरा पड़ा है पेटियों से, लेकिन सड़क एक जगह नहीं 10 जगह टूट करके गिरी है।
बड़े बड़े लाशे, बड़े बड़े स्लाइड्स आकर के गिरे हैं सड़क पर, जिसके चलते रोड पूरी तरह से बंद है। अभी खुलने की कोई संभावना नहीं है। ना ही तो इस पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई जेसीबी लगा है, और ना ही कोई लेन पोक, तो बहुत बड़ी बात है, और ना ही कोई और बंदोबस्त है। पीडब्ल्यूडी का कोई भी आदमी इसमें काम नहीं कर रहा है। बागवानों का लाखों का सेब इन्हीं सड़कों पर, लिंक रोड्स पर सड़ रहा है, गल रहा है। आज इत्तेफाक से मेरे साथ खड़े हैं ग्राम पंचायत देवत के प्रधान राजेंद्र चौहान। जानना चाहूँगा कि जो देवत लास्ट आधार लिंक रोड है, इसकी क्या स्थिति है, कब तक ये बहाल होने वाला है, इस पर क्या राय है? लायक जी, आपके लिए, आपकी इस कवरेज के लिए मैं आप सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं। लिंक रोड की तो बात छोड़िए, चौपाल से देवत जो मेन रोड है उसकी इतनी खस्ता हालत है। मैंने आदमी भेजे थे, स्पेशल सर्वे में भेजे थे, उसकी इतनी हालत ख़राब है कि ये अगर हमारे को 2 मशीनें मिले तब भी 1 हफ्ता कम से कम उस मेन रोड में लग जाएगा। ओफ, जहाँ तक तो लिंक रोड की बात है, इसकी हालत तो आप देख ही रहे, तो लाइव चला हुआ है। ये जो आपके सामने ये गाड़ी खड़ी है, 4 दिन से ये लोड गाड़ी खड़ी है। अब बताइए आप, तिरपाल के नीचे ये गाड़ी खड़ी है, इसकी क्या हालत हो रही है, इस ट्रिप की बागवान की क्या दशा है इस पर? चौहान साहब, ये जो सारे साल भर का बागवान का खून पसीना है सड़कों में इस तरह से दहक रहा है, उनको ये बहुत ही बड़ा दुखद विषय है। अब इसके अलावा और एक बात यहाँ जोड़ देना जरूरी है, चौपाल पूरी तरह से ब्लैकआउट हुआ है। यहाँ ना किसी तरह की बिजली है पिछले 6 दिनों से, और न किसी तरह का यहाँ कोई भी टावर चल रहा है जिसके चलते हमें सिग्नल मिल सके। इंटरनेट फैसिलिटी भी बिल्कुल पूरी तरह से ठप हो चुकी है। चौहान साहब, आपकी इस पर क्या राय है? बिजली की हालत तो शायद, ये तो विधानसभा में हमारे एमएलए साहब ने ये क्वेश्चन उठाया था, टावर जो है क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसकी तो हम उम्मीदें नहीं कर सकते कुछ। जो सड़कों की हालत दयनीय है, इसके लिए हम सरकार से विनती करते हैं कि कुछ हमारे को योगदान दिया जाए मशीनों का। हमारे पास एक मशीन है, उसका टायर पंचर हुआ। आज ये स्थिति है कि उसका टायर बनाने के लिए हमारे को गाड़ी अटाल के लिए भेजनी पड़ी और लेबर भेजनी पड़ी और पीठ में कैरी करके वो टायर ले जाना पड़ा जेसीबी का। ये अब ये देखिए दोस्तों, इकलौता जेसीबी, एक व्यक्ति का जेसीबी है यहाँ, वो भी खड़ा है, उसका टायर पंचर हो गया था। टायर पंचर होने की स्थिति में यहाँ लाइट नहीं है, तो उसको रिपेयर करने के लिए पीठ में उठाकर टायर वो पहुंचा है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। उत्तराखंड से टायर बन करके आएगा तो यहाँ जेसीबी चलेगा। तब तक देखिए ना इन सेबों का क्या हाल होने वाला है, आप भी जरा ख्याल कीजिए। क्योंकि आप भी अक्सर मुझसे पूछते हैं कि जी आपकी पेटी कितने की बिकी, आप बोलते नहीं है। दोस्तों, ये आपको ख्याल रखना होगा, ये पेटी अगर बाजार में 2000 रुपए भी बिकती है तो भी इसकी कीमत कम है, क्योंकि साल भर का खून पसीना, इसके अलावा सड़कों पर दिन रात चौकसी करना, ये ना जाने किस मोल का बदला लेना होगा। 6-7 दिन के बाद ये जो सेब की गाड़ियां खड़ी है, रुकी पड़ी है, ये क्या मार्केट में ले जाने के लायक है? होगी? अब अगर नहीं रहेगी तो क्या सरकार इसका मुआवजा देने को तैयार है? क्या कोई बागवानों के पेटियां, सैकड़ों पेटियां भरी पड़ी है, गोदाम में लोगों की भरी पड़ी है, उसका भी क्या हर्ष होगा, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अगर ये स्थिति रही, आप सड़क की दयनीय हालत देखो। कहने का तात्पर्य है कि इसी लिंक रोड पर कम से कम किसानों की करोड़ों रुपए की सेब के बॉक्सेस, करोड़ों रुपए की सेब की फसल तबाह होने वाली है। जिस तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि इस सिलसिले में भी कुछ ना कुछ देखा जाए, किसानों को किस तरह से इस संकट से उभारा जाए। जिस 66 केवी पावर स्टेशन से हम बिजली गुल होने की बात करते हैं, वो यही 66 केवी पावर स्टेशन है जो कि हमारे घर की बगल में है। इसका टावर नंबर 35 इस बरसात में बारिश के चलते पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। जानकार सूत्रों के मुताबिक लगभग 100 मीटर ऊपर से पहाड़ियां दरक करके नीचे को आई है, उसके नीचे से पानी बह रहा है, टावर की पूरी लाइनें टूट चुकी है। इसमें ठीक होने के लिए कितना समय लगने वाला है, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं रहती है तो इंटरनेट ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, जिसके चलते हम लोग एक ऐसे ट्रैवल क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां आज की डेट में भी यातायात की कोई सुविधा ना हो, पैदल चल करके जाना होता है। दोस्तों, ख्याल रखें, अगर कभी आप ऐसे एरिया में आए तो पहले सतर्क और सुरक्षित होकर के ही आए, क्योंकि यहाँ जान सदैव जोखिम में ही रहती है। दोस्तों, कहते हैं ना
कि पहाड़ियों को देखकर पहाड़ भी पसीज जाते हैं। ये देखें आप, पहाड़ों से किस तरह से पानी निकल रहा है। ये सारा पानी है, ये सारे पहाड़ में, इस पूरे पहाड़ में, ये देख रहे हैं आप पूरा पहाड़, इस पूरे पहाड़ से पानी निकल रहा है। और यही पानी आगे जाकर के पूरे एक बहुत कम से कम 4 इंच के डाये का पानी बह करके बह रहा है। और ये नीचे जाकर के बड़ी खड्डों में मिलता है, बड़ी खड्डे आगे नदियों में मिलती है। और ये सारा पानी तौंस जो यमुना की सहायक नदी है उसका हिस्सा है, उसमें जाकर के मिलता है और यमुना के जल प्रवाह को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन यहाँ से स्वच्छ होकर के जाता है, यमुना जी में सारा ये स्वच्छ जल मटमैला हो जाता है। मेन रोड, मेन सड़क बंद होने के कारण हमें गांव की उन्हीं पगडंडियों में चलना पड़ता है जो हम सदा से हमारे बुजुर्गों से बनी आई है और हम उन्हीं पर चलते हैं। आप ये देख रहे हैं इस बगीचे के हालात। इस बरसात ने सभी बगीचों की पत्तियां झाड़ करके बगीचों को नंगा कर दिया है, गंजा कर दिया है। अगर पत्तियां इतनी जल्दी झड़ जाए तो बड बिल्डिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है प्लांट को, प्लांट के बड्स नहीं बनते हैं और नेक्स्ट ईयर के लिए, क्रॉप के लिए कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होती है। अभी मैंने वांसर डिलीशियस के जो हमारा ऑर्चर्ड है वहाँ से मैंने चलना शुरू किया है। यहाँ तक मुझे कम से कम रास्ते में पगडंडियों में चलते चलते, इस पगडंडी में चलते चलते 12 से 15 जल के चश्मे दिखे जो अपने साथ रास्ता भी काट करके ले गए और ऊपर से स्लाइड भी कर रहे हैं। ये है बागीचे में पतझड़ की वो स्थिति जिसमें इस बरसात ने एक एक बगीचे को बिल्कुल गंजा कर दिया है, नंगा कर दिया है। ये बगीचा मेरा नहीं है बल्कि मेरे पड़ोस में एक मेरे पड़ोसी का बागीचा है जिसमें सेब के प्लांट में एक भी नई पत्ती या पुरानी पत्ती नज़र नहीं आ रही है। इसके चलते हमें अगले वर्ष के लिए बहुत क्षति और बहुत नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए ना, बिल्कुल खाली पड़े हैं सारे पेड़, किसी में भी पत्ती नज़र नहीं आ रही है। हमने वांसर डिलीशियस ऑर्चर्ड से लगभग 2 बजे अपना सफ़र शुरू किया था। तंग पगडंडियों के चलते जिसमें घनी घास उगी हुई है रास्तों में, वहाँ से गुजर बसर करते हुए अब हम पहुँचे हैं अपने देवता के मंदिर में। हम देवता के चरणों में नतमस्तक कर रहे हैं कि प्रभु, इतनी अधिक बारिश में भी तैने यहाँ का जनजीवन सुरक्षित रखा है, किसी को किसी प्रकार का खतरा नहीं है, किसी को किसी प्रकार का भय नहीं है। हमारा स्पर वैरायटी का ऑर्चर्ड है उस तक पहुंचने वाले हैं, अभी कुछ दूरी बाकी है, लगभग आधा किलोमीटर मुझे और चलना है। उस ऑर्चर्ड तक पहुंचने से पहले रास्ते में हमें ये मंदिर मिलता है जिसके आगे हमें नतमस्तक होना पड़ता है, इसलिए हमने थोड़ा सा यहाँ ठहराव, रुकाव, पड़ाव ले लिया। देखिए ना दोस्तों, हमने 1 जुलाई 2025 को इसी स्पर वैरायटी के बागीचे में मोटी डंडी रेड बटलर नाशपाती का तुड़ान शुरू किया था। उसके बाद आज हमें वापस लौटना हुआ जबकि सितंबर की 4 तारीख हो गई है। इतना बीच में गैप रहा। हमने सोचा कि हमारे ऑर्चर्ड का क्या हाल होगा, हम बहुत ज़्यादा चिंतित थे। लेकिन हम स्पर वैरायटी के इस ऑर्चर्ड का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इसकी पत्तियां बहुत अच्छी है, बहुत सलामत है। जब हम या कोई भी बागवान अपने बागीचे में सेब के पौधे में अच्छी पत्तियां देखता है तो उसका हृदय खुशी से ना जाने कैसे प्रफुल्लित होता है। पत्तियां ही पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस का काम करके पौधों के लिए भोजन बनाती है और अगले वर्ष के लिए बड बिल्डिंग का काम करती है। अगर पत्तियां ही झड़ जाए, पतझड़ हो जाए, जैसे कई बागीचों में हुआ भी है, मैंने दिखाया भी है, तो समझ लो कि अगला साल हमारे लिए शुभ का संकेत लेकर के आने वाला नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वांसर डिलीशियस के ऑर्चर्ड से यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे लगभग 2 घंटा का समय लग गया। रास्ता में लगभग मुझे 20, 21, 22, 23 नए वाटर सोर्सेज देखने को मिले। वाटर सोर्सेज मीन्स चश्मे जो इस बरसात में उफान लेकर के आए हैं, लगभग 23-24 वो मिले। और 7 और 8 जगह पर हमारा पगडंडी ऐसा था जहां लहासे गिर गए थे, स्लाइड्स आ गए थे, पूरे के पूरे डंगे टूट करके नीचे गिर गए थे। बाकी रास्ता तो आपने देख ही लिया था कि किस तरह से घास में बुन गया है, उससे बाहर छूटना मुश्किल हो गया था। हम ईश्वर के शुक्रगुजार है कि प्रभु तने अभी हमारा स्पर वैरायटी का ऑर्चर्ड अच्छी तरह से सलामत रखा है और इसकी पत्तियां भी अच्छी है। आगे क्या होता है वो आगे का वक्त बताएगा, हम आपसे फिर उस तरह से बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता देता हूं कि हमारे पहाड़ों का दर्द, एक एक दर्द हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप भी उसको खूब सराहते हैं, आपका लव भी मिलता है, सपोर्ट भी मिलता है। उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। ये देखिए ना दोस्तों, बरसात ने किस तरह से हम पर जुल्म ढाए हैं। हमारे इस
ये डंगे की हाइट कम से कम इस जगह से 21-22 फुट है और क्रेट वायर के साथ ये डंगा लगा है। इसके नीचे भी पानी का चश्मा निकल आया है। इस पानी के चश्मे ने हमारे डंगे को ही टेढ़ा कर दिया है। अब क्या करें, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है, सारी ये आगे को बह रही है। ये हमारे कॉन्ट्रैक्टर रहे हैं और इन्होंने इस डंगे को तैयार किया है। भवानी से मैं जानना चाहूँगा कि इस डंगे का क्या होने वाला है। इसके नीचे से तो पानी का चश्मा निकल आया है। भवानी आप बताएं ज़रा। इसका पानी का चश्मा तो सर आज तो कम है, परसों बल्कि इतना ज़्यादा पानी था जो मतलब कि सड़क में बहते बहते गड्ढे बना दिए, बल्कि आज तो बहुत कम दिख रहा है ये। और ये चश्मा आज तक हमने कभी भी नहीं देखा। ये पहली बार हमने ये चश्मा यहाँ देखा। और फिर भी क्रेट वॉल का मैं आपको तात्पर्य समझा देता हूँ। क्रेट वॉल होती है, इसका बेस 4 फुट चौड़ा होता है। 4 फुट चौड़ाई के साथ इसका बेस तैयार किया है और कुछ हमने न्याणु लंबे टाइप में कुछ क्रेट्स लगाई है जो 8 फुट का बेसमेंट लेकर के जाती है। मैं समझता हूं कि इसके गिरने के चांस तो शायद कमोबेश ही हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये क्रेट सबसे नीचे वाली है। ये ऊपर वाला वेट ले पाती है नहीं ले पाती है, ये देखने वाली बात है। आगे वाला समय ही बताएगा कि ये किस तरह से होने वाला है। दोस्तों, ये वही नदी तट है जिसकी उफान और दहाड़ तो सुनकर आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हमने इस नदी तट पर जो हमारा एप्पल ऑर्चर्ड है, इस नदी तट के साथ लगते एप्पल ऑर्चर्ड का जब हमने हार्वेस्टिंग किया था, स्पर वैरायटी का ऑर्चर्ड है, तो उस वक्त ये नदी वनस्पति के बीच गुमसुम सी हो गई थी। लेकिन आज इसी खट ने पूरी वनस्पति को अपने साथ समेट करके अपने आंचल में, अपने आगोश में दूर तक ले जा रही है। ये नदी अब बहुत ही उफान पर है, भयंकर रूप धारण कर चुकी है। इसमें कदम रखना मतलब खतरे से खाली नहीं है, जान को जोखिम में डालने से कम नहीं है। दोस्तों, चढ़ाईदार रास्ते में कुछ दम खुश्क हो गया है, थोड़ी सांसें भी चढ़ने लगी है। हम काफ़ी तेज़ रफ्तार से ऊपर को निकले हैं उस नदी तट के किनारे से, और इसी नदी तट के किनारे हमारे स्पर वैरायटी का ये ऑर्चर्ड है जिसमें अभी पत्तियां संतोषजनक है। हालांकि यहाँ बहुत डेंस, बहुत सघनता वाला मॉइस्चर, नमी होने के कारण पत्तियों में फंगस लग जाती है और पतझड़ हो जाता है। अभी हम इस बागीचे में आए हैं तो इसमें भी हमें संतोषजनक ही पत्तियों का स्वास्थ्य लगा है, जिसके चलते हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा ऑर्चर्ड अभी ठीक है। भले ही हम देर से आए हैं, लेकिन पोस्ट हार्वेस्टिंग वाला जो सिलसिला है, पोस्ट हार्वेस्टिंग मेंटेनेंस, एप्पल ऑर्चर्ड मेंटेनेंस का जो सिलसिला है, वो हम तभी शुरू कर सकेंगे जब ऊपर वाला निजात देगा, मौसम ठीक रहेगा। वरना अभी तो पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। पैदल मतलब खाली चलना भी बहुत मुश्किल है। साजो सामान के साथ कैसे आएंगे हम आपको ये भी बता देते हैं कि जहां हमारे स्प्रे के ड्रम लगे होते हैं उसके नीचे की ज़मीन भी दरक गई है, हमारे ड्रम टेढ़े हो गए हैं। इस तरह के ना जाने कितनी घटनाएं हैं, ये तो बरसात में चलते ही रहता है। लेकिन एप्पल ऑर्चर्ड की पोस्ट हार्वेस्टिंग मेंटेनेंस हम नहीं छोड़ेंगे, बरसात चाहे जितनी देर तक रहेगी। जो हमारे पोस्ट हार्वेस्टिंग एप्पल ऑर्चर्ड मेंटेनेंस का सिलसिला है वो हम लगातार जारी रखेंगे। बेशक देर हो, कोई बात नहीं, देर से आएंगे पर दुरुस्त आएंगे। बरसात के रौद्र रूप को लेकर तैयार किया गया है। कंटेंट आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख लेना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी करना और शेयर भी कर लेना। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगले ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ आपके साथ शीघ्र ही मुलाकात होने वाली है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।